प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी यूट्यूब चैनल पारात लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी चैनल भी है जिसका नाम है पारात जर्नी ऑफ द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। कृपया इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके उनका विवरण आप देख सकते हैं। इन दिनों हम आपकी सेवा में अन्य पिछड़ा वर्गों के आंदोलन के संबंध में हम अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे विचारों को हमने एक आलेखबद्ध किया है और कुल 5 एपिसोड्स हमने इसके छोटे छोटे बनाए हैं, क्योंकि लंबे एपिसोड्स बनाना हमारे लिए आज की परिस्थितियों में संभव नहीं है। आज हम इस श्रृंखला का तीसरा एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जो हमने आलेख तैयार किया है उसका हमने शीर्षक दिया है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी मात्र सांस्कृतिक आंदोलन से ही शासन प्रशासन में समानुपातिक भागीदारी ले सकता है। मैं आपकी सेवा में तीसरा एपिसोड इस प्रकार से प्रस्तुत करता हूँ। हमने पिछली बार बताया था कि आंदोलन में कैसी क्या क्या खामियां हैं जिससे कि पिछले 50-60 वर्षों से ये जो अन्य पिछड़ा वर्गों का आंदोलन चल रहा है उसमें क्यों उपलब्धि नहीं है। और दिन प्रतिदिन जैसे कि आप लोग सुनते होंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस विषय में निराशाजनक रवैया है, इसी से प्रेरित होकर के हम आपकी सेवा में श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं इस तरह से आपको इस तीसरा एपिसोड प्रारंभ करता हूँ। ओबीसी की मूल समस्या जातिगत आधारित जनगणना नहीं है। मैं इस उपशीर्षक को पुनः दोहरा रहा हूँ। ओबीसी की मूल समस्या जातिगत आधारित जनगणना नहीं है। ओबीसी के नेतृत्व को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि उनकी मूल समस्या जातिगत आधारित जनगणना की मांग नहीं है या उनकी जातिगत जनगणना करा लेने से उनकी समस्या समाप्त होने वाली नहीं है। उदाहरण के लिए अगर सभी ओबीसी ने उग्र हिंसक और व्यापक आंदोलन किया और भारतीय शासक वर्ग को लगने लगेगा कि उसका ओबीसी का वोट बैंक खिसक रहा है तो वो यह मांग मान लेगा और इसके एवज में वोट लेकर पुनः सत्तासीन हो जाएगा। अब बारी आएगी जनसंख्या के आधार पर समानुपातिक संख्या में शासन प्रशासन में नौकरी और जन प्रतिनिधित्व देने के लिए कानून बनाने की या संविधान में संशोधन करने की, तो फिर भारतीय शासक वर्ग अगले 5 साल तक के लिए फिर आंदोलन करवाएगा और लोकसभा चुनाव के ठीक पूर्व कल्पना कीजिए 52% तक के आरक्षण के प्रावधान को दे देगा। तो जैसे कि हमने पहले कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में PIL या रिट पिटीशन दर्ज कर दिया जाएगा, स्टे लगवा दिया जाएगा, फिर ओबीसी को न्यायालय में संघर्ष करना पड़ेगा, फिर कई वर्षों बाद फैसला आएगा और कह दिया जाएगा कि 50% से अधिक सीमा तक आरक्षण दिया नहीं जा सकता क्योंकि इससे मेरिट प्रभावित होती है, देश की तरक्की पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, आदि आदि। अर्थात फिर वही ढाक के 3 पात और कहते हैं खोदा पहाड़ चूहिया भी नहीं निकली। समय संसाधन और संभवतः जानो माल का भी भारी नुकसान हुआ सो अलग। दूसरा बिंदु, ओबीसी नेतृत्व को उनके व भारतीय शासक वर्ग के बीच के संबंधों की समीक्षा करनी होगी। ये उपशीर्षक है, इसको मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान देने वाली बात है। ओबीसी नेतृत्व को उनके व भारतीय शासक वर्ग के बीच के संबंधों की समीक्षा करनी होगी। ओबीसी नेतृत्व को ये बात अच्छी तरह से जान समझ लेना चाहिए कि भारतीय शासक वर्ग के तथा ओबीसी के बीच के जो संबंध हैं वे समाजशास्त्रीय लोकतांत्रिक एवं जन प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के तहत जो संबंध होने चाहिए वे संबंध वैसे नहीं हैं। दूसरे शब्दों में सह अस्तित्व, बंधुत्व, समता, समानता और न्यायपरकता के संबंध नहीं हैं। वे शासक वर्ग हैं और आप शासित वर्ग हैं। बीच के जो संबंध होते हैं वे शासक वर्ग और शासित वर्ग के बीच के जो संबंध होते हैं उस प्रकार के संबंध हैं। ओबीसी नेतृत्व को यह भी समझ लेना चाहिए कि भारतीय शासक वर्ग इस 21वीं शताब्दी में भी वही मध्ययुगीन समय की द किंग
एंड द सब्जेक्ट की अवधारणा को मानता है। भारतीय शासक वर्ग इन दिनों जो भी क्रियाकलाप कर रहा है वो द किंग नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, अर्थात राजा कभी कोई गलती नहीं करता के सिद्धांत डोगमा को अपनाकर कर रहा है। भारतीय शासक वर्ग में तथा ओबीसी में जो अंतर हैं वे भिन्न इतिहास के, भिन्न भौगोलिक क्षेत्रीयता के, भिन्न आस्था के एवं भिन्न संस्कृति के हैं। मिसाल के तौर पर भेड़िया एवं मेमने के बीच के जो संबंध हैं वैसे ही हैं। भेड़िए एवं मेमने के बीच सहचर्य के संबंध संभव नहीं हैं, तो वे ठीक वैसे ही हैं जैसे कि सर्कस में यदि वे संबंध कहीं दिखाई देते हैं तो वे ठीक वैसे ही हैं जैसे कि सर्कस में अति नियंत्रित अवस्था में क्षण भर के लिए शेर और बकरी के बीच के संबंध दर्शाए जाते हैं। भेड़िए से मेमने की सुरक्षा की कल्पना की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब भी आवश्यकता होगी वो मेमने का शिकार ही करेगा। अगला बिंदु, ओबीसी नेतृत्व को भारतीय शासक वर्ग के प्राकृतिक गुणधर्म को भी समझना होगा। मैं इस उपशीर्षक को पुनः दोहरा रहा हूँ। ओबीसी नेतृत्व को भारतीय शासक वर्ग के प्राकृतिक गुणधर्म को भी समझना होगा। इस बात को समझाने के लिए हम एक प्रारूपिक उदाहरण लेते हैं। मेमना भेड़िए से मांग डिमांड करता है, गुहार प्रेयर लगाता है कि हे श्रीमान भेड़िए जी, भेड़िए जैसी हरकत मत कीजिए, अपना लंपटपन छोड़ दीजिए, सदाचारी शाकाहारी सात्विक बनिए, अपने पेने दांत व नाखून उखाड़कर फेंक दीजिए, इत्यादि इत्यादि। उधर भेड़िया मेमने को फटकार लगा कर कहता, अबे साले मेमने, अगर मैं भेड़िए जैसी हरकत नहीं करूँगा, अपना लंपटपन नहीं दिखाऊंगा तो भेड़िया कैसे कहलाऊंगा? सदाचारी सात्विक शाकाहारी बनूंगा तो स्वयं एवं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? जीवित कैसे रहूंगा? अपने पेने दांत और नाखून उखाड़ दूंगा तो भोजन की व्यवस्था कैसे करूंगा? मेरी तो कौम का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। भेड़िएपन, लंपटपन तो मेरा प्राकृतिक गुणधर्म है। इसी प्राकृतिक गुणधर्म के कारण ही तो मैं एवं मेरी कौम जिंदा और प्रभावी डोमिनेंट है। यहाँ समझे शासक वर्ग राजा है। हमारी बात को और गहराई से समझने के लिए हम यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी का वर्णन करते हैं। जंगल में एक नाला बह रहा था। ढलान के नीचे पर एक मेमना खड़ा था। ढलान के ऊपर कुछ दूरी पर एक भेड़िया खड़ा था। भेड़िए को उसके गुणधर्म के कारण खुरापात सूझता है। वो मेमने को डांटते फटकारते हुए कहता है, क्यों बे साले मेमने, पेशाब कर के नाला क्यों गंदा कर रहा है? भाग यहाँ से। मेमना विनम्रता से उत्तर देता है, श्रीमान जी, मैंने तो अभी पेशाब की ही नहीं है। अगर करूँगा भी तो वो नीचे की ओर बह जाएगी, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भेड़िया मेमने को और जोर से फटकार कर कहता है, अबे साले बकवास करता है, बहस करता है। तेरे बापदादों ने तो नाला गंदा किया है। अपनी बात को और दिलचस्प बनाने के लिए हम एक वृत्तांत और कहते हैं। भोर का समय था। एक जैन साधु बहती हुई नदी में स्नान कर रहे थे। उधर से एक बिच्छू डूबता हुआ बहकर आ रहा था। साधु को जीव दया आई। उन्होंने बिच्छू की जान बचाने के लिए अपनी हथेलियों में लेकर किनारे पर लाकर रखने का प्रयास किया तो बिच्छू ने डंक मारा। डंक मारना बिच्छू का प्राकृतिक गुणधर्म है। भले ही आप उसकी जान ही क्यों ना बचा रहे हों, वो डंक ही मारेगा। इन प्रारूपिक वृत्तांतों का वर्णन करने का हमारा यहाँ यह उद्देश्य है कि देश के 52% ओबीसी को यह समझना ही होगा कि भारतीय शासक वर्ग की प्रकृति प्राकृतिक गुणधर्म जैसा है और इन पसमंजरों में ओबीसी क्या है और किस अवस्था में है। बड़ी सीधी बात है। भारतीय शासक वर्ग रूलिंग क्लास है और ओबीसी शासित वर्ग रूल क्लास है। वह शोषक एक्सप्लाइटर है तो आप शोषित एक्सप्लाइटेड हैं। वह प्रताड़क प्रोसिक्यूटर है तो आप प्रताड़ित प्रोसिक्यूटेड हैं। कृपया नोट करें, ओबीसी देश का सबसे बड़ा प्राथमिक उत्पादक वर्ग
प्राइमरी प्रोड्यूसर क्लास है, जबकि भारतीय शासक वर्ग देश का सबसे बड़ा खब्बू व विलासी हैवी कंज्यूमर एंड लग्जूरियस है। भारतीय शासक वर्ग और भारतीय शासित वर्ग, जिसमें ओबीसी भी शामिल हैं, के बीच और भी अंतर हैं, जिनका वर्णन हम पूर्व में कर चुके हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि भारतीय शासक वर्ग इस कथित समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगभग 10% होते हुए भी देश की समस्त सत्ता शक्ति केंद्रों पर कब्जा करके बैठा है और देश की लगभग 90% धन संपदा, संसाधनों, वित्तीय व्यवस्था का भी वह मालिक है। भारतीय शासक वर्ग भारतीय संविधान की उद्देशिका के पसमंजर में देखा जाए तो वो एक अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट है। कुदरत के नियम के अनुसार अगर भारतीय शासक वर्ग वामपंथी राइटिस्ट है की दिशा में अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट है, तो ओबीसी को खासकर उसके नेतृत्व को वामपंथी लेफ्टिस्ट दिशा में अतिवादी बनना पड़ेगा, क्योंकि कहावत है, एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला जाता है एवं लोहे से लोहा काटा जाता है। सारांश यह है कि ओबीसी नेतृत्व को चाहिए कि वो मूल जड़ पकड़ने के बजाय छूचनों में न उलझे, अर्थात जाति आधारित जनगणना के आंदोलन और फिर मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने के फालतू के समय, धन और टैलेंट को बर्बाद कराने वाले आंदोलनों, धरना प्रदर्शनों, पुतला दहन के कार्यक्रमों में न उलझे, ऐसा हमारा मानना है। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित श्रृंखला का तीसरा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हम कुछ मौलिक विचारों के साथ में, कुछ क्रांतिकारी विचारों के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और समस्या की जड़ों में जाकर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का और शेयर करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।